नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर अहम बातें की और साथ ही आपको बताते चले इसके तहत आयोजित अनुदान वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के युवाओं और नए उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है और उन्हें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराना है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान प्रदान किए जाने और उन्हें अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए प्रेरित करने के अवसरों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे और लाभार्थियों को योजना के तहत उपलब्ध अन्य सुविधाओं और मार्गदर्शन के बारे में जानकारी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और भाषा का इस्तेमाल करने पर इन टिप्पणियां करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के इशारे पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है उसका न तो राजनीति से कोई स्तर है और न ही समाज में। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच से कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनका आरोप है कि ये काम बीजेपी के लोग ही करते हैं। तो मैंने ये कहा कि हमारे धर्म को बचाने के ये फैलाओ सब लोगों में। इनका इनका काट यही है। हमारे धर्म को बचाने वाले बीजेपी वाले कौन होते हैं? हमारे धर्म में, गीता में भगवान ने हमें कहा है कि जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही है, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं। चाहे वो उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, हर प्रदेशों से बाहर कर रही है, उसी हताशा निराशा का परिणाम है कि वो अनाप शनाप बोल रहे हैं और जो एक भारत की संस्कृति है उस संस्कृति को भी भूल रहे हैं और इस प्रकार से अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो वही खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड में सरकार आज से जनता द्वार की शुरुआत करने जा रही है। सीएम धामी का 45 दिन का विशेष ये अभियान जहां राज्य के 23 विभाग करेंगे जनता सेवा। तो वहीं आपको बता दें, न्याय पंचायत स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। सीएम करेंगे अभियान की नियमित समीक्षा, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए की शुरुआत की जा रही। प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आसानी से बनेंगे किसानों के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि, जहां बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। रोजगार और कौशल विकास की जानकारी दी जाएगी। तो मैं आपको बताते चले, सरकार का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा को बढ़ाना है। 45 दिन का यह विशेष अभियान जारी, जहां योजना, आवेदन और प्रमाण पत्र प्रक्रिया में सुधार, जहां जनता के द्वार अभियान से होगी सुविधा सुनिश्चित। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने जनता के द्वार नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसे लेकर और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान 45 दिन तक चलेगा और राज्य के 23 विभागों के अधिकारी सीधे लोगों की समस्याओं का समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराने के लिए जनता के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह अभियान न्याय पंचायत स्तर पर संचालित होगा और वह खुद इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। अभियान का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित करना बताया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड सरकार ने जनता के
द्वार नामक विशेष अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान 45 दिन तक चलेगा और राज्य के 23 विभागों में अधिकारी सीधे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें तुरंत उपलब्ध कराने के लिए जनता के बीच जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि अभियान न्याय पंचायत स्तर पर संचालित होगा और वह खुद इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। अभियान का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित करना, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस विशेष अभियान के तहत जनता को प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई से जुड़ी शिकायतों का समाधान, रोजगार और कौशल विकास की जानकारी जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के सरकार आज से जनता द्वार शुरू करने जा रही है। धामी सरकार का ये 45 दिन का विशेष अभियान, राज्य के 23 विभाग करेंगे जनता की सेवा। न्याय पंचायत स्तर पर अभियान किया जाएगा, जहां सीएम करेंगे अभियान की नियमित समीक्षा। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने जनता के द्वार नामक विशेष अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान 45 दिन तक चलेगा और राज्य के 23 विभागों के अधिकारी सीधे लोगों की समस्याओं के साथ उनका समाधान करेंगे। पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचे, सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे, जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभाग करेंगे, जगह जगह पर उनको भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पार्टी की तरफ से भी वो एक व्यवस्था बनाई जा रही है और कल से कार्यक्रम शुरू होकर लगातार चलेगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, जनता के द्वार इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल पूजा, आज से ये जनता के द्वार जो सरकार जा रही है, जन जन के द्वार सरकार जो है आज शुरू हो चुका है। और जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जो प्रदेश के सारे विभाग हैं, 28 के 28 विभाग, उससे जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, वो शिविर लगाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर 45 दिन तक शिविर लगेगा और जहाँ पर 45 दिन में भी काम नहीं होंगे वहाँ पर शिविर की अवधि भी बढ़ाई जाएगी और कहीं न कहीं जो लोग हैं, उनको जो लाभार्थी हैं, उन्हें भी सूचित किया जाएगा। तमाम जो विभागों के, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे आपका तमाम अन्य विभाग हैं जो ब्लॉक स्तर पर मनरेगा से जुड़े हों, चाहे अन्य जो 28 से 28 विभाग हैं प्रदेश के, वो जो है वहाँ पर उनके अधिकारी मौजूद रहेंगे और लाभार्थियों को जो है वहीं पर, ताकि उनको अपना पैसा खर्च न करना पड़े और जिलाधिकारी कार्यालय तक न जाना पड़े, इसकी जो है पूरी तैयारी की जा रही है। आज से ये शुरू हो चुका है। प्रदेश के मुख्य से लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर तमाम जो जिलाधिकारी हैं, सभी 13 जनपदों के, वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और लाभार्थियों को इसका जो है फायदा दिया जाएगा। जनता के द्वार सरकार जो है जा रही है, ये कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की अच्छी पहल मानी जा रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, 45 दिन तक चलने वाले इस अभियान का आज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बिल्कुल, हर अलग अलग जिलों में अलग अलग उद्देश्य रखे गए हैं और शिविर लगाए जा रहे हैं। जो विभागीय काम होते हैं, तमाम लोगों के जो लाभार्थी होते हैं, चाहे वो बाल विकास हो, जी समाज कल्याण हो, तमाम चाहे पेंशन से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे लोगों की जो वात्सल्य योजना, जैसे कल ये मंत्री जी ने जो है वो भी किया था, डीबीटी ट्रांसफर किए थे पैसे सभी के। ऐसे तमाम जो काम हैं जिनके लिए लोग तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचते हैं, तो वो शिविरों में सभी जो काम है वो किए जा रहे हैं। और आज का जो उद्देश्य है वो सभी जनपदों में अलग अलग उद्देश्य है। अब देखना होगा कि 45 दिन तक सरकार जनता के द्वार किन किन समस्याओं को जो है सॉल्व करती है, वो आने वाले 45 दिनों में देखा जाएगा। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याओं में कितनी मदद मिलेगी इससे? बिल्कुल, उनका जो डाटा है वो ऑनलाइन किया जाएगा। किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए चाहे वो पटवारी के माध्यम से जो साक्षर करवाने पड़ते हैं, तो विभागीय जो कृषि विभाग है उसे ऑनलाइन करता है। तमाम लोगों के टेंशन जो है रुकी रहती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं समाधान इसके माध्यम से किया जाएगा। और कई लोगों के खाते जो है ऑनलाइन नहीं है, उसको किया जाता है। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई से जुड़ी शिकायतों का कितना समाधान हुआ है? बिल्कुल, आज देखना होगा शाम तक कितनी जो है सरकार क्या रिपोर्ट साझा करती है। और जी हर जिले में ये जो शिविर हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क हो, चाहे मूलभूत तमाम सुविधाएं हों, इनका जो है जन जन के द्वार सरकार जाकर समाधान कर रही है। जी, मुख्यमंत्री धाम इस अभियान की निगरानी कैसे कर रहे हैं आशीष? काफी सभी हो, चाहे दोनों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी के लिए। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में कुल 3 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। मंत्री रेखा आर्या ने कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि योजना 2020 से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। कोविड महामारी के दौरान अभिभावक खो चुके बेसहारा बच्चों को प्रतिमाह 3,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अक्टूबर में 5,177 लाभार्थियों को 1 करोड़ 55 लाख साथ ही 31,000 रुपए, जबकि नवंबर महीने में 5,147 लाभार्थियों को 1 करोड़ 34 लाख और साथ ही 11,000 रुपए जारी किए गए थे। इस अवसर पर विभागीय निदेशक बंसी लाल राणा, बीजेपी नेता इंदर रावत, सीपीओ अंजना गुप्ता और डिप्टी सीपीओ राजीव नयन सहित कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं सीएम वात्सल्य योजना को लेकर तमाम तैयारियां जो है शुरू हो गई है। रेखा आर्य ने की धनराशि वितरित, बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता भी इसके तहत पहुंचाई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में कुल 3 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। मंत्री रेखा आर्या ने कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि योजना 2020 से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही। कोविड महामारी के दौरान अभिभावक खो चुके बेसहारा बच्चों को प्रतिमाह 3,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अक्टूबर में 5,177 लाभार्थियों को 1 करोड़ 55 लाख 31,000 रुपए, जबकि नवंबर महीने में 5,147 लाभार्थियों को 1 करोड़ 54 लाख और साथ ही 31,000 रुपए जारी किए गए। इस अवसर पर विभागीय निदेशक बंसी लाल राणा, बीजेपी नेता इंदर रावत, सीपीओ अंजना गुप्ता
और डिप्टी सीओ राजीव नयन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले सीएम वात्सल्य योजना, जहां योजना के तहत धनराशि ट्रांसफर की गई लाभार्थियों के खातों में, वहीं 3 करोड़ 9 लाख रुपए जो हैं ट्रांसफर किए गए। रेखा आर्या ने की ये धनराशि वितरित। जहां आपको बता दें इस अवसर पर विभागीय निदेशक बंसीलाल राणा और बीजेपी नेता इंदर रावत, सीपीओ अंजना गुप्ता और डिप्टी सीओ राजीव नयन सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में कुल 3 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। मंत्री रेखा आर्या ने कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि योजना 2020 से संचालित की जा रही है। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है। वहीं बहादुराबाद ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन गांव की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में करीब 25 विभागों के अधिकारियों ने विभिन्न स्टॉल बनाए, जहां ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर ही सुनी और निस्तारित की जा रही हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस कैंप के जरिए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है। बहादुराबाद ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन गांव की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में करीब 25 विभागों के अधिकारियों ने विभिन्न स्टॉल लगाए, जहां ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर ही सुनी और उनको निस्तारित भी किया गया। जहां आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बताया कि इस कैंप के जरिए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है। जन जन सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहादुरा ब्लॉक में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मयूर दीक्षित ने शिरकत की। वहीं गाँव में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25 विभागों ने यहां स्टॉल लगाए हैं। जहां खबर हरिद्वार से, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है। बहादुराबाद ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन गांव की ओर अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पे बहादुराबाद ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता, जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये काफी दिन तक चलेगा कैंप। ऑल्दो मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती है सभी का समय पर निस्तारण किया जाए। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। आकस्मिक अभियान के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर और देहात क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक वाहनों की जांच की। अभियान के दौरान करीब 5000 व्यक्तियों और 4000 वाहनों को चेक किया गया। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। संदिग्धों की तलाश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर डॉग स्क्वाड्स और साथ ही बीडीएस टीम के साथ सघन जांच की जा रही है। जहां आपको बता दें खबर देहरादून से है, जहां लगातार चेकिंग जारी है। पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान, जहां सार्वजनिक जगहों की चेकिंग की जा रही है। 5000 लोगों की इस दौरान जांच की जा चुकी है। 4000 वाहनों की चेकिंग हो चुकी है। वहीं संग भीड़-भाड़ क्षेत्रों में भी जांच जारी है, जहां पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। आकस्मिक अभियान के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर के और देहात क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक वाहनों की जांच की। अभियान के दौरान करीब 5000 व्यक्तियों और 4000 वाहनों को चेक किया गया। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के दस्तावेजों और का सत्यापन किया गया। संदिग्ध की तलाश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर डॉग स्क्वाड्स की बीडीएस टीम के साथ सघन जांच की गई। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां खूंखार कुत्तों पर सख्त नियम। कुत्ते के काटने पर मालिक पर एफआईआर। फुटबॉल, रॉटवीलर और साथ ही आप बता दें कि नगर निगम ने डॉग
बायलॉज के सख्त और साथ ही बिना लाइसेंस कुत्ता पालना अब पड़ेगा महंगा। डॉग लाइसेंस बायलॉज 2025 जल्द लागू। कुत्ता काटे तो सिर्फ चालान नहीं FIR होगा। वहीं जगह अनुसार ही पाल सकेंगे खतरनाक कुत्ते। तो वहीं आपको बताते चले अब कुत्तों को लेकर भी सख्त नियम जो है वो लागू हो चुका है। खूंखार कुत्तों पर अब सख्त नियम। कुत्ते के काटने पर मालिक पर FIR हो सकती है। पिटबुल रॉटविलर पालने पर नए नियम। जहां नगर निगम ने डॉग बायलॉज किए सख्त, बिना लाइसेंस कुत्ता पालना अब पड़ेगा महंगा। डॉग लाइसेंस बायलॉज 2025 जल्द लागू होगा। कुत्ता काटे तो सिर्फ चालान नहीं FIR भी होगा। जगह अनुसार ही पाल सकेंगे खतरनाक कुत्ते। तो वहीं आपको बता दें देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खूंखार कुत्तों पर सख्त नियम लागू। कुत्ते के काटने पर मालिक पर FIR हो सकती है। पिटबुल रॉटविलर पालने पर नए नियम लागू किए गए। तो वहीं नकरौंदा गांव में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। पूर्व प्रधान बुद्धदेव सेमवाल ने बताया कि ये हाथी बेखौफ घनी आबादी में घुसकर किसानों की फसलों और चार दीवारों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रोल फेंसिंग में सही ढंग से काम न करने से समस्या और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले वर्ष के अनुसार नुकसान का मुआवजा अब तक नहीं मिला। वहीं किसानों ने वन विभाग से जंगल किनारे सुरक्षा दीवार बनाने, नियमित पेट्रोलिंग कराने और नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की। मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले ग्रामीणों हाथी के रौंद में वही नकरौदा में बड़ा हाथियों का आतंक, जहां हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते किसान नाराज नजर आए। तो वहीं हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में परेशानी देखने को मिल रही है, जहां मुआवजा ना मिलने पर भी रोष में नजर आए किसान। तो वहीं सर्दियों की दस्तक के साथ ही हरिद्वार में घना कोहरा छा गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। सुबह से ही शहर के कई इलाकों में दृश्यता लगभग शून्य रही। घने कोहरे की चादर में लिपटी सड़कें वाहन चालकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे और अन्य मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार रेंगती नजर आई। वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे अपनी यात्रा कर रहे हैं। दोपहिया वाहन और पैदल यात्रियों के लिए स्थिति और अधिक जोखिमपूर्ण बन गई है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि कोहरे के बीच सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। प्रशासनिक अधिकारियों ने वाहन चालकों के सुरक्षित दूरी बनाए रखने और धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हल्की सी चूक भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार में इन दिनों शीत लहर और घना कोहरा जारी रहेगा। सुबह और देर रात में दृश्यता बेहद कम होने के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड बढ़ने की संभावना है। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। कोहरे और ठंड से यातायात प्रभावित। देहरादून में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, रेल और सड़क यात्रा प्रभावित। हरिद्वार और नैनीताल में घना कोहरा छाया रहा, जहां देहरादून में अधिकतम तापमान 23 डिग्री। तो वहीं आपको बताते चले रेल और सड़क यात्रा जो है प्रभावित हो रही है। हरिद्वार और नैनीताल में घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, जो IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। कोहरे और ठंड से यातायात प्रभावित, जहां देहरादून में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री। वहीं रेल और सड़क यात्रा प्रभावित हो रहे। हरिद्वार और नैनीताल में घना कोहरा। देहरादून में अधिकतम तापमान 23 डिग्री। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।